अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ हसीब एंड आई नो कि थीसिस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके जहन में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपको तंग कर रहे हैं। थीसिस स्टेटमेंट लिखी कहाँ जाए, थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है, थीसिस स्टेटमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं। अगर जब हम थीसिस स्टेटमेंट लिख लेते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट थीसिस स्टेटमेंट है। ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखी है ये फुलफिलिंग और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर है। तो ये जितने भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में हैं तो दिस इज़ द वीडियो जिस वीडियो में आपकी ये सारी की सारी क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी। वाई आई एम कॉन्फिडेंट सो मच अबाउट दिस वीडियो, बिकॉज इस अकेली वीडियो को बनाते वक्त मुझे इतनी एफर्ट करनी पड़ी है कि अगर इस टाइम पे मैं कोई कोर्स लॉन्च कर देता तो मुझे लगता है कि वो ये एक वीडियो उस पूरे कोर्स के बराबर होती। सो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, आई एम चार्जिंग नॉट अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू गाइज। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है जो आई होप आप उसको फुलफ़िल करेंगे। सबसे पहली रिक्वेस्ट ये होगी कि यार आपने अपने कॉपी पेन को साइड पे छोड़ देना है। लिखने की, कॉपी करने की जल्दबाजी ना कीजिएगा। वीडियो आपके पास पड़ी हुई है, सारी उम्र पड़ी रहेगी। पहली अटैम्प्ट, दूसरी और तीसरी अटैम्प्ट में भी आपके पास पड़ी रहेगी। अल्लाह ना करे आपको अटैम्प्टों पे जाना पड़े। अगर ये फॉलो नहीं करेंगे इंस्ट्रक्शन तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको दूसरी अटैम्प्ट में भी यही वीडियो आके देख रहे होंगे और तीसरी में भी। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो आई एम होपफुल कि आप सीख जाएंगे। सेकंड रिक्वेस्ट, फ़ोन को साइड पे रखिए, अपना एरोप्लेन मोड ऑन कीजिए, फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कीजिए। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़बरदार अगर आपने मेरी ये जो थीसिस स्टेटमेंट्स हैं इनको कॉपी करने की कोशिश की, मैं बिल्कुल आपको वार्न करके बता रहा हूँ, ख़बरदार आपने मेरी इन थीसिस स्टेटमेंट को अगर कॉपी करने की कोशिश की, बिकॉज़ भाई मैं आपको इसका PDF दे रहा हूँ। जो थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी होंगी, जो उसका सैम्पल है उसका मैं PDF आपके साथ शेयर करूँगा। तो कॉपी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैं वो खुद अपने हाथों से प्रोवाइड कर रहा हूँ सो दैट आपका टाइम बचे, आपके सामने वही विजुअल्स हों जो आपने वीडियो में सीखे हैं, जो आपने यहाँ पे लर्न किया, उसी के ऊपर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो भाई आपके लिए लर्निंग बहुत आसान हो जाएगी। सो बिफोर राइटिंग अ परफेक्ट थीसिस स्टेटमेंट आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन गाइस, कि आप मुझे, अगर आपको चूज़ करना पड़े बिटवीन दीज टू एंटिटीज़, ये दो कोई एंटिटीज़ हैं, आई डोंट नो व्हाट दीज आर, लेकिन अगर इनके बीच में आपको चूज़ करना पड़े सो आपको क्या लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या चूज़ करेंगे? मुझे ये लगता है कि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, पीपल विल गो फॉर दिस डिवाइस बिकॉज इट्स एन आईफोन। अब लोग इस डिवाइस को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, समहाउ कुछ लोग इसको प्रेफर करेंगे, बट व्हाट इज़ द रीज़न फॉर सेलेक्टिंग दिस स्पेसिफिक डिवाइस? ये क्या रीज़न क्या है कि आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली में, आपके ग्रुप्स में लाइक 60-70% विल ऑफ पीपल विल गो फॉर दिस डिवाइस। अब ये रीज़न समझने के, इस रीज़न को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिसे कहते हैं द गोल्डन सर्कल। दिस इज़ अ बुक विच स्टेट्स, जिसका नाम है स्टार्ट विद वाई, लिखी गई है सिमन सिनेक की तरफ से। इज़ अ परफेक्ट गाय, ठीक है जी। वो ये कहते हैं कि हमेशा आपका जो एक काम है उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग, ठीक है। अब ये 3 एस्पेक्ट हैं आपके काम के, और ये 3 एस्पेक्ट की बेस के ऊपर दुनिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये तो जानती है कि वो क्या कर रही हैं, व्हाट दे आर डूइंग। दे आर क्रिएटिंग अ स्मार्टफोन, ठीक है जी। हाउ दे आर डूइंग, वो ये कैसे कर रही हैं, वो ये ऐसे कर रही हैं कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ को आपस में अलाइन करके वो एक स्मार्टफोन बना रही हैं। लेकिन देयर आर वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, वेरी फ्यू पीपल हु नो कि भाई वाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। सो मतलब आपके इस गोल्डन सर्कल में आपने ये वाली अप्रोच फॉलो की तो आप कमज़ोर इंसान हैं, कि आपने सबसे पहले अपने व्हाट को रिज़ॉल्व किया, आपने फिर हाउ को रिज़ॉल्व किया और फिर आपने वाई को रिज़ॉल्व किया। बट यू आर अ ग्रेट पर्सन कि जब आप वाई, हाउ और व्हाट वाली अप्रोच यानी इनसाइड आउट अप्रोच को फॉलो करते हैं। आपको जब तक अपना वाई नहीं पता होगा तब तक आप अगले बंदे को हिट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप पढ़िए कि वाई इज़ नॉट अबाउट मेकिंग मनी, दैट्स अ रिज़ल्ट, मनी रिज़ल्ट होती है। वाई इज़ अ पर्पज़, वाई इज़ अ पर्पज़, इट्स अ कॉज और बिलीव
इट इज़ द वेरी रीज़न योर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। तो वाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग और जो हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट थीसिस स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा। ये बाद में जब मैं आपको रियलाइज़ कराऊंगा यू विल बी सरप्राइज, ठीक है जी। वाई को आपने भूलना नहीं है। अच्छा, अब वाई इज़ वाई सो इम्पॉर्टेंट, वाई इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, थीसिस स्टेटमेंट में कैसे ये काम आएगा, उसके लिए छोटा सा एक सर्कल, द गोल्डन सर्कल और ह्यूमन ब्रेन को अंडरस्टैंड कीजिएगा। इफ़ दिस इज़ योर ब्रेन, अगर ये आपका ब्रेन है तो आपके ब्रेन का जो मिडिल पोर्शन होता है वो होता है लिम्बिक ब्रेन, और जो बाहर वाला होता है वो होता है न्यू कॉर्टेक्स ब्रेन। एंड सेम इज़ द केस हियर, इनसाइड पे वाई पड़ा हुआ है और आउटसाइड पे वट पड़ा हुआ है। तो आप जब किसी बंदे का, अच्छा सबसे पहले ये समझते हैं कि लिम्बिक ब्रेन जो है वो काम क्या करता है। लिम्बिक ब्रेन क्या करता है, ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है और हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है हमारी, ठीक है जी। जिसको गट फीलिंग और लॉयल्टी कह रहे होते हैं, ये वो वाली चीज़ डील कर रहा होता है लिम्बिक ब्रेन। सो अगर आप होशियार हुए तो आपको अब तक ये बात समझ आ गई होगी कि जब आप किसी को उसका वाई या अपना वाई क्लियर करके उसके सामने प्रेजेंट करते हैं तो आप उसके लिम्बिक ब्रेन को हिट कर रहे हैं। अगर आप किसी को अपना वाई क्लियर अल्फाज में लिख के दे रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जब वो वाई को पढ़ेगा तो उसका लिम्बिक ब्रेन हिट होगा, उसका वो जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो इनिशिएट होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब कहीं आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट में वाई के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसको जवाब देंगे तो शायद आपका जो रीडर है उसका लिम्बिक ब्रेन हिट होगा, शायद नहीं 100% उसका लिम्बिक ब्रेन हिट होगा और वो डिसीजन मेकिंग वाले फेज़ में आ जाएगा। लेकिन जब आप उसका व्हाट और हाउ को टारगेट करते हैं तो उससे क्या होता है कि भाई उसके रेशनल, ठीक है जी, स्पैटियल रीजनिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ये चीज़ें ट्रिगर होंगी। तो जब एनालिटिक्स और आप रेशनल थिंकिंग में जाएंगे तो इट्स रियली हार्ड टू गेट अ रिज़ल्ट, ठीक है। तो आप अगर अपनी थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर रिज़ल्ट चाह रहे हैं बंदे से कि भाई वो आपको एक रिज़ल्ट दे या आपकी थीसिस स्टेटमेंट को डिसाइड करे कि आया ये ठीक है, गलत है, इसको पास करना है कि 39 पे फेल करना है, तो आपने उस बंदे के लिम्बिक ब्रेन को हिट करना है। सो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया, आपके माइंड में एक छोटी सी इमेज बन गई कि वाई इज़ वाई सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं कॉमन क्वेश्चंस जो कि थीसिस स्टेटमेंट से रिलेटेड किए जाते हैं। हियर इज़ द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है जी। अभी आगे वीडियो में हम लोग यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेयर अ थीसिस स्टेटमेंट इज स्टेटेड, ठीक है जी। इसको कहाँ पे लिखा जाता है, दो तरीके होते हैं। एक जब आप अपनी आउटलाइन बनाएंगे, इंट्रोडक्शन का आप जो पैराग्राफ लिखेंगे उसके नीचे आप थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जब आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें जो आपकी आखिरी सेंटेंस होगा, जो आपके पैराग्राफ का आखिरी सेंटेंस होगा, यूजुअली वो आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है। ये कहीं मिडल में भी फॉल कर सकती है, लेकिन द मोस्ट रिकमेंडेड एंड द मोस्ट प्रेफर्ड वे वो है कि भाई आप इसको एंड पे लिखें। हाउ लॉन्ग शुड इट बी, एक सेंटेंस लॉन्ग या मैक्सिमम 2 सेंटेंस लॉन्ग, ठीक है जी। कंपोनेंट्स कितने हैं वीडियो में यही तो पढ़ेंगे। परफेक्ट थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है यही वीडियो में पढ़ रहे हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो परफेक्ट है, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है। तो शुरू कर रहे हैं अपनी वीडियो को अभी। और यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना अपनी कोई भी कहानी नहीं, हमेशा जो भी कहानी आपको सुनाई जाएगी किसी ऑथेंटिक रिसोर्स ही होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना ये कहती है कि अ थीसिस स्टेटमेंट इज़ अ सेंटेंस लॉन्ग आर्ग्यूमेंट और अ स्टैंस। इस बात को भी याद रखिएगा, पहले अपने माइंड में वाई को रखें, वाई वाले कॉन्सेप्ट को, और अभी इस आर्ग्यूमेंट और स्टैंस को आगे इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये एक आर्ग्यूमेंट है जो स्टेट करता है ये आपके टॉपिक को और पर्पस ऑफ योर पेपर को, कि ये जो पेपर है ये लिखा क्यों गया है, ठीक है। और ये जो आपका टॉपिक है, आपने ये टॉपिक चूज़ करके इसके ऊपर पेपर क्यों लिखा है। आपका थीसिस स्टेटमेंट इसके ऊपर क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट देगा, इसके ऊपर स्टैंस देगा। अच्छा, उसके बाद गुड थीसिस स्टेटमेंट के बारे में बंदा बात कर रहा है कि अ गुड थीसिस स्टेटमेंट जो है वो हमेशा आपके एस्से को एक फ़्लो देगी, एक डायरेक्शन देगी। जैसे कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बोला कि मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में थीसिस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ाऊँगा, तो आगे जितनी भी बातें हो रही हैं वो थीसिस स्टेटमेंट के बारे में हो रही है ना। सो जो मेरी इसकी जो पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है, इसकी जो पहली स्लाइड थी वो मेरी थीसिस स्टेटमेंट थी, बिकॉज़ वहाँ से मैंने अपने जो एस्से, ये वीडियो है, उसको एक डायरेक्शन दी है।
ये अब भी आपको समझ आ गई। उसके बाद आपका जो रीडर है इसको ये हम इसको करते हैं कि इट विल अलाउ योर रीडर टू अंडरस्टैंड द आइडियाज़ यू विल डिस्कस विद इन योर पेपर, कि भाई आपको क्या क्या आइडियाज़ पढ़ने को मिलेंगे डाउन द लाइन इस ऐसे को जब आप पढ़ रहे होंगे। हम थीसिस स्टेटमेंट में अपने जो रीडर है उसको ये बता देते हैं। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना का रिसर्च पेपर ऑन थीसिस स्टेटमेंट, कि थीसिस स्टेटमेंट है क्या, लिखी कैसे जाती है। अच्छा, अब आते हैं एक क्विक सी एक्सरसाइज के ऊपर, सीधा एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। अगर आपको पता चल गया है कि थीसिस स्टेटमेंट एक आर्ग्यूमेंट होता है जो हमारे रीडर को डायरेक्ट करता है, तो सीधे टॉपिक के ऊपर आए ना। डेफिनेशन जब आपको पता चल गई तो आपको तो पता होना चाहिए कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है, कैसे लिखी जाती है। क्विक सी एक्सरसाइज है और ऑब्वियसली टुगेदर मिल के करेंगे, अकेला आपको मैंने नहीं छोड़ना। इज़ ऑनलाइन एजुकेशन बेटर देन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग? क्वेश्चन है आपसे कि आया ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर है ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग से? अभी राइट नाउ आपने क्या करना है, एक स्टैंस अपने माइंड में क्लियर करना है। आपने सोचना है कि आया ऑनलाइन एजुकेशन वाकई बेहतर है कि नहीं है, पहली चीज़, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि यार ये ऑनलाइन एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, और इनमें से बेहतर कौन सी है? तो अब मल्टीपल क्वेश्चंस आपके जहन में आने लग गए। आया ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर है तो कैसे बेहतर है? अगर ट्रेडिशनल बेहतर है तो वो कैसे बेहतर है? ट्रेडिशनल ख़राब है तो वो उसके क्या रीज़न्स होंगे, और एजुकेशनल ख़राब है तो उसके क्या रीज़न्स होंगे? मल्टीपल क्वेश्चंस आने लग गए ना, तो ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये आपको करेंगे कंफ्यूज। सो अगर आपके पास एक गाइडलाइन हुई और आपको ये पता हुआ कि यार ये कंपोनेंट्स हैं थिंकिंग सोचने के, ये 4 पहलू ही हैं, इसके अलावा मैंने कोई 5वीं बात नहीं सुननी, तो आपकी तो थीसिस स्टेटमेंट जो है वो क्लियर हो गई। लेकिन जब आप इस इनफाइनाइट लूप ऑफ थिंकिंग में पड़ गए, तो आपसे ये एक्सरसाइजेस क्या, आपसे एक छोटा सा सिंपल मोस्ट ऐसे कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर है कि ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, ये भी आपसे नहीं होगा। अब आते हैं अपने उन कंपोनेंट्स के ऊपर। कंपोनेंट्स जो हमारे थे, जो हम बात कर रहे थे कि थीसिस स्टेटमेंट के क्या कंपोनेंट होंगे, सबसे पहले आपका जो पहला एक्शन होगा वो ये क्या होगा, वो होगी इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक। आपने टॉपिक को इंटरप्रेट करना है। टॉपिक को इंटरप्रेट किया और मुझे ये पता चला कि एजुकेशन की जो डोमेन है सीएसएस में, यानी सीएसएस एसे राइटिंग के लिए एजुकेशन का जो टॉपिक है इतना डाइवर्स था कि आपकी सोच है। लेकिन एग्जामिनर ने उसको नैरो डाउन करके 2 चीज़ों पे ले आया है, एक ऑनलाइन एजुकेशन पे, एक ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग के ऊपर, बस। अब इसके अलावा जितने भी आपके एजुकेशन के एस्पेक्ट्स हैं आपने उनको टच नहीं करना। आपने सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग को हिट करना है, उसके बारे में बात करनी है। तो ये मेरी होगी इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक। अच्छा, दूसरी जो स्टेप होगा ऐसे आपकी थीसिस स्टेटमेंट का, वो होगा कि भाई आपका स्टांस क्या है, आप क्या मुद्दा आप क्या पहलू क्या चूज़ कर रहे हैं, कि आया ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर है तो उसका मतलब हुआ ट्रेडिशनल जो है वो ख़राब है, और आया अगर आपकी ऑनलाइन ख़राब है तो उसका मतलब है कि ट्रेडिशनल ठीक है। तो आप किस साइड डेविएट हो रहे हैं, कौन सी साइड आपकी है, वो आपने भी चूज़ करनी है। आई एम गोइंग फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, क्यों? क्योंकि भाई अभी घर पे बैठ के मैं आपको, कहीं आप सखर बैठे हुए हैं, सिंध बैठे हुए हैं, कहीं बलूचिस्तान बैठे हुए हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो दिस इज़ द फिनोमेना ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जो मेरी हेल्प कर रहा है और आपकी भी हेल्प कर रहा है। तो मैं तो भाई ऑनलाइन एजुकेशन को चूज़ करूँगा। मेरा स्टैंस ये हो गया। तीसरा स्टेप कि वाई आर यू टेकिंग द स्टैंस, कि अभी आया वो वाई वाला एस्पेक्ट जो सिमन सेनेक की बुक का एस्पेक्ट था, जो आपको समझाया गया था कि आप ये स्टैंस ले क्यों रहे हैं। भाई तुम हो कौन कि तुम ये स्टैंस लेते हो कि ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर है? किन ग्राउंड्स के ऊपर तुम ये जो स्टैंस ले रहे हो? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम ऐसे कौन सा तुम्हारे पास डिग्री है, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है कि मैं जिसका मजबूर होकर बोलूँ कि यार ये बात इस बंदे ने लिखी है तो ठीक लिखी होगी? नो, आई डोंट अग्री विद यू अनलेस अंटिल यू आर प्रोवाइडिंग मी वाई। अब बंदे से डिसीजन लेना है ना आपने, ना कि सर मेरी थीसिस स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है। वो बोलेगा बेटा आपका वाई है, जब आपकी थीसिस स्टेटमेंट में वाई होगा तो वो आपको डिसीजन दे देगा कि भई आया आपकी थीसिस स्टेटमेंट ठीक है, कुछ बेहतर है। लेकिन जब आप अगर इस तीसरे पार्ट को, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी थीसिस स्टेटमेंट का, नहीं लिखेंगे तो भाई उसका रेशनल पार्ट एक्टिव होगा और वो फैक्ट्स, फिगर, कोटेशंस, ये चीज़ें देख के आपकी थीसिस स्टेटमेंट को वहीं पे क्रॉस कर देगा कि भई आप किसी को इमोशनल होके तो उससे डिसीजन ले सकते हो, रैशनैलिटी में आप लोगों से बहुत कम डिसीजन निकलवा सकते हो। तो 3 पार्ट हो गए। पहला आपने क्या किया, इंटरप्रेट किया, ठीक है। दूसरा एग्जामिनर को अपना स्टैंस दिया और एग्जामिनर को बताया कि आप वो स्टैंस क्यों ले रहे हैं। ये हो गए 3 पार्ट ऑफ द टॉपिक्स अब थीसिस स्टेटमेंट। चलिए आगे चलते हैं।
ये क्या ये क्या थीसिस स्टेटमेंट का चौथा पार्ट भी है? जी हाँ, बिल्कुल चौथा पार्ट भी है कि आपने पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अ थीसिस स्टेटमेंट इज़ एन आर्ग्यूमेंट। ये एक आर्ग्यूमेंट है, और एक परफेक्ट आर्ग्यूमेंट वो होता है कि जिसमें आप दूसरे का जो ओपिनियन है उसको भी रिस्पेक्ट करो। आपसे जो दूसरा बंदा है, जैसे कि आप ऑनलाइन एजुकेशन को फेवर कर रहे हो और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि ट्रेडिशनल को फेवर कर रहे होंगे, तो जब तक मैं ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग की जो स्टांस वाले लोग हैं उनको मैं फेवर नहीं करूँगा या उनको मैं अप्रिशिएट नहीं करूँगा, तब तक मेरा जो स्टांस है वो बाइस्ड लगेगा। तो आप जब बाइस्ड बात करेंगे तो हमेशा आप एग्जामिनर से क्रॉस लेंगे। तो अब आपको जाके समझ आई कि आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है इट कंटेन्स 4 पार्ट्स। पहला पार्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक। ये थीसिस स्टेटमेंट लिखते वक्त आपको काम नहीं आएगा, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहला मुद्दा है, सबसे पहला पहलू है आपका इंटरप्रिटेशन। उसके बाद आपका स्टांस क्या है, स्टांस लेने के बाद स्टांस ले क्यों रही हैं वो ग्राउंड रीजंस मुझे बताएं, और उसके बाद मुझे ये बताएं कि जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है, जो काउंटर पर्सपेक्टिव है वो क्या है। ये हो गए 4 पार्ट्स, ठीक है। लिखने की कोशिश ना कीजिएगा, कॉपी करने की कोशिश ना कीजिएगा, आपको ये रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा। अच्छा, अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ थीसिस स्टेटमेंट के एक चार्ट के ऊपर, एक समरी के ऊपर जो आपके सामने पड़ी हुई है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको मिल भी जाएंगी। इंटरप्रिटेशन की, उसके बाद अपना स्टांस लिया, उसके बाद आपने बताया क्यों स्टांस वो ले रहे हैं, और उसके बाद आपने दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर दिया। तो ये आपके थीसिस स्टेटमेंट के 4 पार्ट्स हैं। अगर इन 4 पार्ट्स को सीक्वेंस 1 बाय 1 फॉलो करेंगे, हमेशा थीसिस स्टेटमेंट ठीक होगी। सिंपल मोस्ट अल्फाज में भी लिखेंगे थीसिस स्टेटमेंट ठीक होगी। लेकिन इनको फॉलो नहीं करेंगे और आप अपनी रेनर मार्टिन की भी बुक की ग्रामर उठा के यूज़ कर लें, आपको एग्जामिनर क्रॉस देगा, ये बात पक्की है। अच्छा, अब एग्जाम्पल सर आया, ये तो क्वेश्चन था कि ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर है कि आपकी ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग बेहतर है, तो ये तो उसके ऊपर अप्लाई होती है। अब एक टॉपिक आपके पास आ जाए कि शुड कैपिटल पनिशमेंट बी अबॉलिश्ड, इसके ऊपर अप्लाई होता है। जी हाँ, बिल्कुल इसके ऊपर भी अप्लाई होता है। आप अपना स्टांस लेंगे, नहीं स्टांस नहीं लेंगे, आप पहले इंटरप्रेट करेंगे टॉपिक को। इंटरप्रेट किया कि कैपिटल पनिशमेंट क्या है, इसकी अबॉलिशमेंट से क्या होगा, अगर इसको अबॉलिश नहीं करते तो क्या होगा। तो मतलब आपने क्या किया, एक इंटरप्रेट किया टॉपिक को। उसके बाद आपने स्टैंस लिया कि आया ये एबॉलिश हो जानी चाहिए जो डेथ सेंटेंस होती है। मैं कहता हूँ कि जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे मुजरिम भी हैं, इतने हीनियस क्राइम करते हैं, दे डिज़र्व टू डाई। अगर वो मरेंगे नहीं, लोगों के लिए वो मिसाल नहीं बनेंगे। मेरा तो ये स्टैंस है उसके ऊपर। आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि यार मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई ये तो इंसानियत का एक कत्ल है, दूसरे का बाद में पता चलता है जब आपको कि यार उसने कत्ल किया ही नहीं था, तो उस इंसान को कैसे इंसाफ मिलेगा। आप अपना कोई पॉइंट रखते हैं, तो आपने क्या किया, अपना पहले एक अपने उसको क्लियर किया, अपनी जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके ऊपर स्टांस ले लिया। उसके बाद आपने ग्राउंड रीजंस दिए कि भाई मैं किन ग्राउंड रीजंस के ऊपर ये स्टांस ले रहा हूँ, और एंड पे जो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोग हैं उनको खुश करने के लिए आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट को भी सराहा। ये आपके 4 पॉइंट हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या स्टांस लेना है, आपने किस तरफ टिल्ट होना है, ये आपका नॉलेज डिफ़ाइन करेगा। अगर आपके पास नॉलेज है जो कि ज़्यादा अलाइन कर रहा है कि पनिश किया जाए, तो आप ये वाली साइड लें। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है कि भाई कैपिटल पनिशमेंट जो है वो अबॉलिश हो जानी चाहिए, मतलब इसको जो है पनिश नहीं करना चाहिए, तो आप इस तरफ टिल्ट कर जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया क्वेश्चन वाला कि भाई इस तरह कैसे हुए, तो मैंने आपको अभी ब्रेक डाउन करके बता दिया कि हाँ जी यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होगा। अच्छा सर, टॉपिक 2 है कि सोसाइटी एम्ब्रेसिंग द यूज़ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बताओ ना, अब बताओ कि यार इसमें तो कोई हमने साइड लेनी ही नहीं है, तो मैं किसके साथ एग्री करूँगा, किसके साथ डिसएग्री करूँगा। आई न्यू आपके जहन में ये क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही ये चीज़ें क्लियर करनी है कि भाई देखें, आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग की एवोल्यूशन और सोसाइटी की के जो उसको एम्ब्रेस कर रही है सोसाइटी, आपने उसको पहले इंटरप्रेट करना है कि आया सोसाइटी एम्ब्रेस कर रही है कि नहीं कर रही। मैं तो कहता हूँ कि जी बिल्कुल कर रही है, कि मैं अभी इस गर्मी के मौसम में बैठा हुआ मैं ऐसे फ्रूट्स खा रहा हूँ जो कि पहले सर्दी में हुआ करते थे। तो इसका मतलब ये है कि मैं घर की एग्जांपल से ये बात आपको समझा रहा हूँ कि भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग को सोसाइटी एम्ब्रेस कर रही है, एंड देयर इज़ रीज़न फॉर दैट। अभी मुझे एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ है रिसेंटली, और मैं बैठा हुआ एंटीबायोटिक्स खा रहा हूँ, और एंटीबायोटिक्स वो हैं जो कि 3rd जनरेशन है, 2nd जनरेशन है। उसका मतलब ये है कि हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि मेडिसिन
जनरेशन्स की नेक्स्ट जनरेशन्स आ रही हैं। घर की एग्जांपल, अपने इर्द गिर्द की एग्जांपल से आपको ये मैं समझा रहा हूँ कि मैंने टॉपिक को इंटरप्रेट किया और मैंने साइड ली कि जी हाँ, सोसाइटी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग को एम्ब्रेस कर रही है, इट इज़ द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी का ये फ्यूचर है, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि यही फ्यूचर है। उसके बाद मैं अपना रीज़न्स दूंगा कि क्यों, किन रीज़न्स के ऊपर। मेरे मेडिकल रीज़न्स हैं, मेरे इकोनॉमिक रीज़न्स हैं, ठीक है जी, मेरे क्लाइमेट के रीज़न्स हैं कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म जो हैं वो क्लाइमेट को रेजिस्ट कर सकते हैं, वो आपका जो हार्श के क्लाइमेट की कंडीशंस होती हैं उनके साथ कंपैटिबल हो सकते हैं। डिजीज़ ऐसी होंगी जो बाद में सीरियस ज़्यादा हो जाएंगी, तो इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग अपने मेडिसिन को एडवांस कर सकते हैं। सो खैर लंबी हो जाएगी डिस्कशन, ये आगे जाके हम डेफिनेटली डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आपको मैंने ब्रेक डाउन करके बता दिया कि दुनिया का कोई टॉपिक हो, रूल यही अप्लाई होगा। और इफ़ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू, ये आपका एक क्या कहते हैं जी, प्रोवर्ब है आपका, एक जैसे एक मुहावरा है। इसके ऊपर सर स्टांस कैसे लेंगे भाई? जब आपका गोल्ड, यानी गोल्ड से मुराद ये है कि आपकी सोसाइटी की अशरफिया अगर वो रस्ट कर जाती है, वो करप्ट हो जाती है, तो आया जो आयरन है, जो मैं और आप हैं, वो क्या करेंगे? तो आया आपका जो सोसाइटी है वो गोल्ड की वजह से चलती है, अशरफिया की वजह से चलती है, या आपकी सोसाइटी आयरन हम जैसे लोगों की वजह से चलती है? आपने साइड लेनी है, आपने स्टांस लेना है। इंटरप्रेट करके दे दिया आपको मैंने, अब आपने स्टांस लेना है, आपने ग्राउंड रीजंस बताने हैं और आपने क्या कर देना है, काउंटर आर्ग्यूमेंट को सराहना है। दैट्स इट। अच्छा, अब अगर आपसे ये काम हो चुका है कि आपने ये चीज़ें बेसिक समझ ली हैं, तो अब आप सीधे आते हैं, जंप करते हैं थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर। थीसिस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इंटरप्रेट करते हैं सबसे पहले कि ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर है कि आपकी ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग बेहतर है। ठीक है, गिव मी अ सेकंड जी, एक सेकंड, मैं, हाँ चल रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब आते हैं इंटरप्रिटेशन के ऊपर कि यार इंटरप्रिटेशन क्या है। मैं कहता हूँ कि मेरी पहली इंटरप्रिटेशन जो मेरे जहन में आई थी वो ये थी कि द एडवांसमेंट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट इफेक्टिवनेस कंपेयर टू ऑनलाइन, अबाउट इट्स इफेक्टिवनेस कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। कि भाई जो आपका एजुकेशनल है ऑनलाइन, इसकी एडवांसमेंट ने क्वेश्चन रेज़ किए हैं कि भाई आया इफेक्टिव कौन सी है। मेरी इंटरप्रिटेशन है टॉपिक की कि ये कि मेरा जो एग्जामिनर है वो मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि मुझे इसकी इफ़ेक्टिवनेस के बारे में बताओ। पहली इंटरप्रिटेशन मेरी ये है। और अगर आप अपनी दूसरी इंटरप्रिटेशन की तरफ आएँ कि यार मेरी दूसरी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि द राइज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ ट्रिगर्ड डिबेट्स अबाउट वेदर इट आउट परफॉर्म्स ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इफेक्टिवनेस एंड लर्निंग एंगेजमेंट। कि आया आपका एजुकेशनल इफेक्टिवनेस और लर्निंग इंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आउटकम्स हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग की वो बेहतर हैं कि या ऑनलाइन एजुकेशन है उसकी बेहतर है। किन बेसिस के ऊपर कि भाई एजुकेशनल इफेक्टिवनेस और लर्निंग एंगेजमेंट, ये दो चीज़ें कौन सी बेहतर कराती है। मुझे लगता है एग्जामिनर मुझसे ये पूछना चाह रहा है, लेकिन आपको ये लगता है आप अपना डिफरेंट इंटरप्रेट कर सकते हैं टॉपिक को। 3 इंटरप्रिटेशन आपके सामने रखी हुई है, कोई भी चूज़ कर लें। द ऑनगोइंग डिबेट ओवर वेदर ऑनलाइन एजुकेशन इज़ बेटर दैन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन मॉडर्न एजुकेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर स्टूडेंट सक्सेस। कि भाई स्टूडेंट किस एजुकेशन के पहलू से स्टूडेंट ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और टेक्नोलॉजी के कौन सा जो पहलू है वो स्टूडेंट की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है एग्जामिनर मुझसे ये पूछना चाह रहा है। अब मुझसे ये नहीं पूछना चाह रहा कि तुम ऑनलाइन एजुकेशन को फेवर करो या तुम ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग को फेवर करो। वो ये पूछना चाह रहा है कि स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर किसका इम्पैक्ट है वो बेहतर पड़ता है और कौन सी एजुकेशन है वो जो स्टूडेंट की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है। मेरा एग्जामिनर मुझसे ये पूछना चाह रहा है। ये थी मेरी 3 इंटरप्रिटेशन। अब आते हैं अपने स्टांस के ऊपर। जो मेरा स्टांस शुरू में मैंने आपको क्लियर किया था वो ये स्टांस था कि ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर्स सेवरल एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग मेकिंग इट सुपीरियर ऑप्शन फॉर मैनी लर्नर्स। कि भाई ट्रेडिशनल नहीं, इट्स ऑनलाइन एजुकेशन जो कि सेवरल एडवांटेजेस की वजह से ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग से बेहतर है। मेरा ये स्टांस है। एक स्टांस की दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि इन द रैपिडली इवॉल्विंग डिजिटल एरा ऑनलाइन एजुकेशन इमर्जेस एज अ सुपीरियर एंड रेवोल्यूशनरी अप्रोच ऑफ लर्निंग। तीसरा प्रॉस्पेक्ट ये हो सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन स्टैंड्स एज अ ग्राउंड ब्रेकिंग एंड सुपीरियर लर्निंग मेथड। कि इस लाइन को पढ़ के आपके जहन में अब ये सवाल नहीं होगा कि यार हसीब साहब की जो स्टैंस है वो किसके साथ अग्री कर रहा है, वो कौन सी साइड ले रहे हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि आपके सर जो हैं वो किसको अग्री कर रहे हैं, आपकी ऑनलाइन एजुकेशन को अग्री कर रहे हैं।
तीसरे टॉपिक के ऊपर, तीसरे कंपोनेंट के ऊपर आते हैं कि ग्राउंड रीजंस क्या थे, व्हाट इज़ वाई। तुम अगर वो कर रहे हो, अग्री कर रहे हो ऑनलाइन एजुकेशन के साथ, तो क्यों कर रहे हो। मैं ये कहता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करती है। घर पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं, ये आपकी एक्सेसिबिलिटी है। सुबह 9 बजे बैठा हुआ नाश्ते के बगैर मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं जिस टाइम चाहूँ करूँ। पर्सनलाइज लर्निंग, जिस बंदे को समझ आ रही हुई तो वो मेरी वीडियो अभी तक देख रहा होगा, जिसको नहीं आएगी और वो बोलेगा कि यार ये क्या बकवास हो रही है, वो वीडियो क्रॉस करके चला जाएगा, बंद करके चला जाएगा। एंड लास्ट थिंग कि डाइवर्स लर्निंग रिसोर्सेज, कि आपके जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्स हैं, कि आप कहीं से भी, मेरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं, किसी दूसरे बंदे से भी पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, ये वो रीज़न्स हैं जो आपके सामने पड़े हुए थे, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं था। अब जब आप सोच रहे हैं इनके ऊपर कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी है, पर्सनलाइज लर्निंग है और डाइवर्स लर्निंग है, तो ये आपके रीज़न्स हैं आपके सामने पड़े हुए। उनको उठा के, इनको रीज़न्स बना के, ग्राउंड रीज़न्स बना के मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपसे अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करवा रहा हूँ, कि भाई मैं अपने वाई को क्लियर कर रहा हूँ, ताकि मैं आपके जो लिम्बिक ब्रेन है उसको हिट करूं और आपसे एक डिसीजन ले लूं। अच्छा सर, 3 ही ऑप्शन है, हमें तो इसके अलावा कोई एग्जांपल देता हूं ना, कि भाई अगर आप ये 3 स्टांस नहीं ले रहे, आप कह रहे नहीं यार ये तो बकवास है, आप ये ले सकते हैं कि ग्लोबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, कोर्सेरा से बैठे हुए मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ के राइटिंग के कोर्सेज़ किए हैं विद सर्टिफिकेट्स। अब मैं किसी को बताता कि यार मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, मैं बाहर गया हूँ, ट्रैवलिंग कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट, आपके एकोमोडेशन कॉस्ट, आपका और कितनी कॉस्ट आएंगी, ठीक है जी, उसके उनको साइड पर रख के मैंने बैठे हुए 2 कोर्सेज सर्टिफिकेट्स ले लिए हैं। दिस इज़ द ग्लोबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो कि ऑनलाइन एजुकेशन ने वो की है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कितने मेरे पैसे बच के, और सेल्फ बेस्ड लर्निंग, कि भाई जब मेरा दिल हुआ मैंने लैपटॉप को बंद किया, सर को पता भी नहीं चला और मैंने अपना सर्टिफिकेट टाइम पे ही ले लिया। सो दिस इज़ द 3 कंपोनेंट, दीज आर द 3 कंपोनेंट्स जिनको आप अपना ग्राउंड रीजंस बना सकते हैं। आप एक इसको बना लें, एक इसको बना लें, ये आप तक डिपेंड करता है। मैंने 6 आपको आपके सामने रख दिए हैं। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी क्या थी, पर्सनलाइज लर्निंग क्या थी और डाइवर्स लर्निंग रिसोर्सेज क्या थे, इसके ऊपर मैंने आपको ये थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल दिया हुआ है। आप इसको पॉज करके अपने रीडिंग मटेरियल को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, आपके जहन में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि आपकी ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी क्या है, पर्सनलाइज लर्निंग क्या है और डाइवर्स लर्निंग रिसोर्सेज क्या है। पॉज करके पढ़िएगा, लाजमी पढ़िएगा, ताकि आपके माइंड में ये एक इमेज बैठ जाए। एंड नाउ आते हैं अपने अपोजिट स्टैंस के ऊपर। अपोजिट स्टैंस इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको नहीं लाएंगे तो काम ख़राब होगा। अपोजिट स्टैंस ये कहता है कि वाइल ऑनलाइन एजुकेशन ब्रिंग न्यूमेरियस बेनिफिट्स। अभी आपने देखा कि अपोजिट जो स्टैंस है वो हमारे स्टैंस की रिस्पेक्ट कर रहा है। ये देखें कितनी खूबसूरती है आर्ग्यूमेंट की। जब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो आप जब दूसरे बंदे के उसकी लाइक इज़्ज़त नफ्स कह दें, उसके जो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, POV है, उसको अगर आप सराहें तो अगला बंदा खुश होता है। वाइल ऑनलाइन एजुकेशन ब्रिंग न्यूमेरियस बेनिफिट्स, सम आर्ग्यू दैट ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग फॉस्टर्स बेटर सोशल इंटरेक्शन एंड फेस टू फेस एंगेजमेंट। ये 2 रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये बंदा ये बात कर रहा है कि भाई हालांकि आपकी जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो बेहतर है बहुत सारे एस्पेक्ट में, लेकिन फॉस्टर बेटर सोशल इंटरेक्शन और फेस टू फेस एंगेजमेंट लीडिंग टू मोर हॉलिस्टिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस। एक हॉलिस्टिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस के लिए ये बंदा कहता है कि ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर ऑप्शन नहीं है, आपका ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग बेहतर ऑप्शन है। अब मैंने क्या किया, आपके सामने 4 कंपोनेंट अपोजिट स्टैंस रखा, ग्राउंड रीजंस रखे, किन ग्राउंड रीजंस की वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने आपको ये बताया कि मेरा स्टांस क्या है और मैंने टॉपिक को इंटरप्रेट कर दिया, या मैंने अपने टॉपिक को इंटरप्रेट किया, अपना स्टांस आपको दिया, उसके बाद मैंने ग्राउंड रीजंस बताए, उन ग्राउंड रीजंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि मेरा अपोजिट स्टांस क्या है। मेरी थीसिस स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, मेरी थीसिस स्टेटमेंट फुली कंप्लीट होगी। लेकिन 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 एथिक्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट के एथिक्स क्या हैं, जब तक वो आप नहीं समझेंगे तब तक आपकी थीसिस स्टेटमेंट में क्रॉस मिलने का थोड़ा सा जो खदशा है वो बड़ा रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा एथिक्स ऑफ आर्ग्यूमेंट को समझते हैं और ये बात करते हैं इस मीम से। अगर तो आप आर्ग्यूमेंट, दूसरे का जो आर्ग्यूमेंट है उसको सराहेंगे नहीं तो आपका जो FPSC एग्ज़ामिनर है, FPSC का एग्ज़ामिनर, वो ये पप्पा है, वो बिल्कुल इस पप्पे की तरह है। वो आपको बोलेगा भाई जुबान लड़ाता है, आपके जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको वो क्रॉस करेगा, आपकी थीसिस स्टेटमेंट को बोलेगा भाई तुम तो जुबान लड़ा रही हो, तुम तो बहस कर रही हो, दूसरे का आर्ग्यूमेंट को तुमने अप्रोच ही नहीं वो अप्रिशिएट ही नहीं किया तो तुम मेरे साथ ज़बान लड़ा रहे हो। दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ फरहान की।
अब वो क्या कहता था अपने अब्बा से आके, 3 इडियट मूवी का सीन है कि अब्बा नहीं करनी मुझे इंजीनियरिंग। तो अब्बे ने बदले में क्या जवाब दिया था कि बेटा नहीं करोगे तो जब 5 साल बाद अपने दोस्तों को कामयाब देखोगे न, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आर्ग्यूमेंट इनका क्या हुआ, रिज़ल्ट किया क्रॉस में। लेकिन जैसे ही फरहान ने ये बात की कि अब्बा अगर मैं इंजीनियर बन भी गया, मतलब आपकी बात के साथ चलो मैं एग्री करता हूँ, अब्बा अगर मैं इंजीनियर बन भी गया तो ख़राब इंजीनियर बनूंगा। और आप आगे देखते हैं कि फरहान के अब्बा जी जो हैं उसको उठा के लैपटॉप बेच के उनको प्रोफेशनल कैमरा की ऑफ़र कर देते हैं। तो जैसे फरहान ने आर्ग्यूमेंट सीखा, उसने एथिक्स ऑफ आर्ग्यूमेंट सीखे, तो फरहान को क्या मिल गया, उसका प्रोफेशनल कैमरा मिल गया। उन्होंने बात क्या की थी कि अब्बा अगर मैं इंजीनियर बन भी गया, मतलब ये आपने क्या किया, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सराहा, फिर उसके बाद आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि लेकिन मैं ख़राब इंजीनियर बनूंगा। तो अब आते हैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर, और व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, आप ये अंडरस्टैंड किए कि यार आपके जो ये कंपोनेंट्स हैं थीसिस स्टेटमेंट के, इनको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। थोड़ा सा इनको आप चेंज करेंगे तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। चेंज कुछ नहीं करना, सीक्वेंस को बदलना है, सीक्वेंस को बदलना है। और दिस इज़ द फाइनल स्लाइड जो आपको ये सिखा रही है कि थीसिस स्टेटमेंट के जो 4 पार्ट्स है, जो शुरू में मैंने आपको बात की थी कि इंटरप्रिटेशन जो है वो साइलेंट फेज़ है, वो आप लिखें ना लिखें वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी 3 कंपोनेंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस बात को स्क्रीनशॉट लीजिए, और रीडिंग मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी, गिविंग इट अ स्टार, की सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रीडिंग मटेरियल में ये चीज़ होगी कि भाई आपने थीसिस स्टेटमेंट इस पैटर्न पे फॉलो करनी है। दिस इज़ द पैटर्न जिसको आप फॉलो करेंगे। आप पहले अपोजिट स्टैंड से शुरू करेंगे। लेट्स डू इट जी, शुरू करते हैं, बहसों मुबाहिसे में नहीं पढ़ते। मैं कहता हूँ ऑल्दो ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद इनहेंस्ड सोशल इंटरेक्शन एंड फेस टू फेस इंगेजमेंट। अगरचे आपका ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग जो है सोशल इंटरेक्शन को इन्हेंस करता है, फ़ेस टू फेस लर्निंग के साथ इसको एसोसिएट किया जाता है, लेकिन मैं अपना इंटरप्रेट करता हूँ, मैं अपना स्टांस देता हूँ। मैं कहता हूँ कि लेकिन द इंटरप्रिटेशन दैट ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर्स, क्या ऑफ़र्स करती है, व्हाट ऑफ़र्स क्या करती है, वो रीज़न्स मुझे बताओ, वो मुझे ग्राउंड ब्रेकिंग अपने जो थॉट्स हैं वो बताओ कि ये ऑफ़र करती है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, पर्सनलाइज लर्निंग एंड एक्सेस टू डाइवर्स रिसोर्सेज। ये 3 चीज़ें ऑफ़र करती है, जिसकी वजह से जो सजेस्ट करते हैं, विच सजेस्ट दैट इट इज़ अ सुपीरियर ऑप्शन फॉर मेनी लर्नर इन द डिजिटल एज। अब मैंने क्या किया, डिजिटल एज का जिक्र किया कि दुनिया डिजिटल हो रही है, जिसके लिए जो हमें प्रोवाइड करती है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, पर्सनलाइज लर्निंग और एक्सेस टू डाइवर्स रिसोर्सेज, जिसकी वजह से मैं ये बात करता हूँ कि इंटरप्रिटेशन दैट ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर्स, ये जो इंटरप्रिटेशन है ये ठीक है। ऑल्दो आपका जो इंटरप्रिटेशन था, जो अपोजिट स्टांस वाले लोग हैं कि इन्हेंस सोशल इंटरेक्शन और फेस टू फेस इंगेजमेंट, ये इनको सपोर्ट करती है। आपका जो एजुकेशन है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग इसको सपोर्ट करती है, लेकिन मेरी जान हम तो डिजिटल एरा में आ गए हैं, अब तो वर्क फ्रॉम होम होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन तो ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने क्या किया, डिजिटल एज को लिख के इस आर्ग्यूमेंट को क्रॉस कर दिया, और मैंने सोशल इंटरेक्शन की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी और पर्सनलाइज लर्निंग को लेके आके मैंने उसके अपोजिट स्टैंस को क्रॉस कर दिया। तो आपने देखा कि कैसे, लेट मी चेंज द पेन, कि आपने ये देखा कि कैसे हमने उसके जो आर्ग्यूमेंट्स तो उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट करने के लिए पहले उसको सराहा, लेकिन उसको आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट करने के लिए हमने डिजिटल एज का वर्ड, पर्सनलाइज लर्निंग एंड एक्सेस टू डाइवर्स लर्निंग रिसोर्सेज का वर्ड जो है वो लिख के उसको बता दिया कि बेटा आप बात तो ठीक कर रहे हो, अब इंजीनियर में बन भी गया तो ख़राब इंजीनियर बनूंगा। बेटा आप बात तो ठीक कर रहे हो, लेकिन हम तो डिजिटल एज में, हम लोग तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, पर्सनलाइज लर्निंग चाहते हैं, इसलिए आपका जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो बेहतर है। सो नाउ यू गॉट द आइडिया कि यार कैसे मैंने दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सराहा, अप्रिशिएट किया, लेकिन एंड पे अपनी बात उससे मनवाई। अब इस सारे को उठा के एक लाइन में, एक सेंटेंस में लिखेंगे तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। कैसे कंप्लीट होगी सर, ये सामने लिखी हुई है, ऑल्दो ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग ऑफर्स इज ऑफन एसोसिएटेड विद एनहांस्ड सोशल इंटरेक्शन एंड फेस टू फेस इंगेजमेंट्स, लेकिन द इंटरप्रिटेशन दैट ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, personalized learning and access to diverse resources suggest that it is a superior option for many learners.
सबसे पहले अपोजिट के आर्ग्यूमेंट को सराहा, उसके बाद आपने अपना स्टैंस दिया, आधा ऊपर आधा नीचे, और बीच में रीज़न्स बता दिए कि भाई बंदा रीज़न्स, अगर मैं शुरू में ही बिल्कुल एक साथ करके अपना ओपिनियन दे देता और रीज़न्स ना देता बीच में, तो हो सकता था कि एग्जामिनर का जो माइंड है वो हिट ना होता, उसका कॉर्टेक्स माइंड जो है, लिम्बिक माइंड है, वो ना हिट होता। लेकिन मैंने जैसे उसको हाउ बताया कि कैसे ये बेहतर है, तो उसका जो माइंड है वो डिसीजन मेकिंग वाले फेज़ में चला गया, और या उसने मेरी थीसिस स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर ली या मैंने रिजेक्ट कर ली। तो ये क्या हुआ, आपने अपने उस डाटा को, जो 3 स्टेप्स आपको बताए थे, उनको फॉलो करके आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट, पूरी की पूरी थीसिस स्टेटमेंट लिख ली। सो दिस वाज ऑल अबाउट थीसिस स्टेटमेंट। ये थीसिस स्टेटमेंट होती है। वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन मुझे पता है आपको अभी तक समझ नहीं आई, अभी तक आप थोड़े से कन्फ्यूजन का शिकार हैं, इसीलिए आपके सर ने एक और टॉपिक की ब्रेक डाउन करके थीसिस स्टेटमेंट समझाई हुई है। गला बैठ गया है, लेकिन आपकी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं। मेरा सबसे पहला सबसे पहला आप मुझे बताइए कि सबसे पहला क्या पार्ट था। ये था जी स्टांस। नहीं, स्टांस नहीं था, इंटरप्रिटेशन थी। दूसरा क्या होता था, दूसरा आर्ग्यूमेंट होता था। नहीं भाई, ये आपका स्टांस होता था, ये आपका स्टांस है, किस चीज़ के साथ एग्री कर रहे हो। रीज़न से होते थे तीसरे, बिल्कुल ठीक है, और ये अपोजिट स्टांस होता था। 4 चीज़ें क्लियर होगी। अब पढ़ते हैं। एज सोसाइटी कंटिन्यूज टू embrace the use of genetic engineering, ethical and practical consideration arise impacting human evolution and societal dynamics। जैसे जैसे आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ बढ़ रहा है, तो प्रैक्टिकल कंसिड्रेशंस जो हैं वो सामने आ रही हैं, और इसका जो ह्यूमन एवोल्यूशन और सोसाइटी के डायनामिक्स हैं, इसके ऊपर असर हो रहा है। अब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन में तो नहीं है, ये तो मेरे स्टांस में आएगा। मैं फिर स्टांस लेता हूँ कि द प्रोग्रेसिव अडॉप्टेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रेजेंट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटी टू इन्हेंस ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स एंड एड्रेस जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कि भाई इन 3 रीजंस की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्टांस ले रहा हूँ कि इसका सोसाइटी के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक हो गया जी। और रीजंस क्या थे, मेडिकल इन्वेस्टमेंट्स और इंक्रीज फूड सिक्योरिटी और जेनेटिक डिजीज़ प्रिवेंशंस। ठीक है जी, ये मेरे 3 ग्राउंड रीजंस थे। और लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट भी तो बताएं सर। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होगा कि वाइल जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफर प्रॉमिसिंग एडवांसमेंट्स, critics express concerns about potential misuse, unethical applications and creation of genetic inequalities, rising क्वेश्चंस अबाउट लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑफ सोसाइटल वैल्यू एंड ह्यूमन डिग्निटी। आया ऐसे इंसान क्रिएट हो गए जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई हुए, जिनके ब्रेन जो हैं वो इतने फास्ट हुए, ट्रेन इतने परफेक्ट हुए, तो सादे इंसान जो जेनेटिक इंजीनियरिंग ना करवा सके, उनका क्या होगा। आपकी सोसाइटी किस शक्ल में चली जाएगी। आया कोई म्यूटेंट हमने क्रिएट कर दिए जो इंसानी नस्ल को ही ख़त्म कर दें, जैसे होमो सेपियन ने होमो इरेक्टस, होमो जो दूसरे हुआ करते थे उनको ख़त्म कर दिया था। तो आया ये ना हो जाए। तो मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है। तो अब आपको पता चला कि आपके इस आर्ग्यूमेंट की और इस आर्ग्यूमेंट का आपस में बड़ी स्ट्रॉन्ग टसल है। ये दो आपस में, इन दोनों की आपस में बड़ी टसल है। आपने एक को प्रेजेंट करके दूसरे को क्रॉस करना है, तब जाके आपकी थीसिस स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। अब हम आते हैं ऑपोजिट, वो रीअरेंज करते हैं अपने स्टेप्स को। पहला क्या था कि ऑल्दो डिबेट्स सराउंडिंग द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ सोसाइटी एम्ब्रेसिंग यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग often offers an potential misuse and creation genetic inequalities, लेकिन the fact that this technology presents a transformative opportunity for improved medical advancements, increased food security and genetic engineering, disease prevention suggests a positive impact on society। अब इनको मैं रीअरेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ऑल्दो अगरचे आपकी ये बात ठीक है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसका पोटेंशियल मिसयूज़ हो सकता है और जेनेटिक इनइक्वालिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन कि जेनेटिक टेक्नोलॉजी एक ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज़ को प्रेजेंट करती है। किसकी शक्ल में? इम्प्रूव्ड मेडिकल एडवांसमेंट की शक्ल में, इंक्रीज फूड सिक्योरिटी की शक्ल में और जेनेटिक डिजीज़ प्रिवेंशन की शक्ल में। ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी जेनेटिक इनइक्वालिटी को और मिसयूज़ को क्या कर देते हैं, निगेट कर देते हैं। तो आपकी बात ठीक है, मैं इसके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो मेरे रीज़न्स हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इनके बिना के ऊपर मैं ये बात कर सकता हूँ कि मेरा जो पॉइंट है वो ठीक है। और आपका जो एग्जामिनर है आपको ये आपके जो ग्राउंड रीज़न्स हैं जिनको मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ, इनकी बिना के ऊपर आपको डिसीजन देगा। और ये रीज़न्स ऐसे होने चाहिए कि जो आपने पूरे पेपर में आगे एक्सप्लेन करने हैं। रीज़न्स मैंने मेडिकल एडवांसमेंट की रीज़न्स क्यों दिए, मेडिकल एडवांसमेंट का वर्ड किस लिए यूज़ किया
किया है कि मैं यहाँ पे कुछ भी कह सकता हूँ। एनिमल की मेडिकल हेल्थ के बारे में बात हो सकती है, प्लांट्स की जो है मेडिकल हेल्थ के बारे में बात हो सकती है, ह्यूमन की, बेबीज़ की, जो आपके वो क्या होते हैं जी, अनबॉर्न चाइल्ड होते हैं, उनकी हेल्थ की बात हो सकती है। बहुत सारे मेरी डायमेंशंस बन सकती हैं। तो इसलिए मैंने एक सेमी अनक्लियर वर्ड यहाँ पे यूज़ किया कि मेडिकल एडवांसमेंट। उसके बाद इंक्रीज़ फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी में मैं पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी की बात कर सकता हूँ, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात कर सकता हूँ, फेमिन, ड्राउट्स, उनको लेके आ सकता हूँ कि कैसे हम लोग जेनेटिक रेजिस्टेंट प्लांट क्रिएट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र्स को एडवांस कर सकते हैं, ऐसे फर्टिलाइज़र जिनमें टॉक्सिसिटी कम हो, बहुत सारी बातें कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद मैं जेनेटिक डिजीज़ प्रिवेंशन की बात करता हूँ कि भाई जेनेटिक डिजीज़ इतना एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है इंसानियत का कि जिनको होती हैं, जिन फैमिलीज़ में ये रन कर रही होती हैं, दे नो कि भाई ये कितना बड़ा अज़ाब है। तो इसके ऊपर मैं हार्ट डिजीज़, इसके ऊपर मैं अल्जाइमर्स, इसके ऊपर मैं आपका डाउन सिंड्रोम्स, इसके ऊपर मैं बहुत सारी जितनी भी बीमारियां उनके ऊपर बात कर सकता हूं। तो अभी आपने देखा कि 3 जो मेरे मुद्दे थे, 3 मेरे जो स्टांस थे, उनको लेके मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने 10 क्या कर दिए, 10 आपको आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। और मैं अगर यही 10 आर्ग्यूमेंट्स 10 पैराग्राफ की शक्ल में लिखता हूं तो मेरे तो 3 घंटे पूरे हो गए। तो 3 घंटे में मेरा ऐसे कंप्लीट हो गया। मतलब लिखने के लिए आपके पास मटेरियल कहाँ से आया? आपकी इस थीसिस स्टेटमेंट से आया। आपकी मेडिकल एडवांसमेंट को जब आप डिफ़ाइन करेंगे तो वो आपके 4 पैराग्राफ बना रही है। इंक्रीज फूड सिक्योरिटी की जब बात कर रहे हैं तो वो आपकी 3 पैराग्राफ बना रही है। जेनेटिक डिजीज़ की बात कर रहे हैं तो वो आपके 2-3 पैराग्राफ बना रही है। तो अब आपको समझ आई कि कैसे मेरी थीसिस स्टेटमेंट ने मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो आपके सामने मैंने रखा, अब आते हैं उस एस्पेक्ट के ऊपर कि ये जो डेफिनेशन थी हमारी कि ये आपके ऐसे को क्या करेगी, लीड करेगी। इट विल डायरेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ योर एसे। अब आपको ये बात समझ आ गई कि आपका जो स्ट्रक्चर है एसे का वो कैसे डायरेक्ट हुआ। सो क्विकली जल्दी से इसको ब्रेक डाउन करके वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेट मी क्लियर दिस बोर्ड। इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, ये तो इसकी लाइन है, ये इसीलिए क्लियर नहीं हो रही। अच्छा, अब हम आपने क्या लर्न किया कि ये एक सेंटेंस लॉन्ग या 2 सेंटेंस, 2 से ऊपर जाएंगे क्रॉस मिलेगा। पहले बता रहा हूँ अपनी राइटिंग स्किल्स को इतना इम्प्रूव करें कि एक सेंटेंस के ऊपर अंदर आप अपनी बात कर सकें। अगर तो आपको अपनी ये ग्रामर के ऊपर, सेंटेंस राइटिंग के ऊपर समझ नहीं आ रही तो व्हाट्सएप का ग्रुप है, ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आई डोंट नो कि आपको पता है नहीं है, नंबर अपने पास आप नोट भी कर सकते हैं। मैं नंबर जल्दी से क्विकली वो कर देता हूँ। 0324 नहीं 0314 है, हाँ 0314 23 23 25 150 ये नंबर है, ठीक है। अगर आप YouTube से आ रहे हैं तो आई होप आपको ये क्यूरी होगी कि आप ग्रुप में कैसे होंगे। 23 25 150, ठीक है जी। 0314 23 25 150, दिस इज़ द नंबर। इस पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप में ऐड करूँगा आपको ग्रुप में। अच्छा, आपने एक सेंटेंस लॉन्ग आर्ग्यूमेंट सीखा और ये आपने ये सीखा कि ये आर्ग्यूमेंट है जिसके ऊपर आपने बहस करनी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को क्रॉस करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ठीक करना है। उसके बाद आपके ऐसे को ये एक डायरेक्ट वो क्या करेगा, डायरेक्शन देगा। ये भी आप सीख गए और ये आइडियाज़ हैं जो आप आगे पेपर में डिस्कस करेंगे। तो तीनों बातें क्लियर हो गई आपको? नहीं हुई क्लियर, वीडियो को एक दफ़ा फिर से देखिएगा, हो जाएंगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको ये पता चल चुका है कि ये सेंटेंस लॉन्ग आर्ग्यूमेंट है जो कि आपके थीसिस, आपके एसे को डायरेक्शन देता है और आप जो आइडियाज़ डिस्कस करेंगे वो आप इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट स्लाइड, जो कि मुझे लगता है और शुक्र है कि लास्ट स्लाइड आई, एंड दैट इज़ अबाउट कि यार दिस इज़ इट, ठीक है। आपने ये अपनी थीसिस स्टेटमेंट देख ली, आपको पता चल गया कैसे आपने डायरेक्शन देनी है। तो दिस आपने अब ये करना है, आपने ये वाली जो स्लाइड है, खैर PDF मैं आपको दे रहा हूँ, ये PDF बनाने से पहले की है कि आपने आइंदा के बाद जितने भी ऐसे लिखने हैं आपने इस फॉर्मेट के ऊपर लिखने हैं। और जब आप लिख रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि सर अल्लाह आपको अजर दे, आपको कामयाब करे, आपको सेहत दे, ठीक है जी। तो ये वो आपका फॉर्मेट होगा जिसमें आपने क्या करना है, अपना पूरे का पूरा जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको पहले रफ वर्क में लिखना है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन आपने करनी है अपने टॉपिक की कि आपको समझ क्या आई है टॉपिक की। कभी कभार ये होगा कि टॉपिक आपको समझ ही नहीं आएगा। बॉयज़ विल बी बॉयज़ 2023 का टॉपिक था, नहीं समझ आया मुझे, इंटरप्रिटेशन जब मैं नहीं कर पाया, जब पहला स्टेप मेरी जान आप नहीं कर पाए तो दूसरा तीसरा चौथा कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आया ये टॉपिक करने की आपकी ताकत है भी कि नहीं है। इंटरप्रेट कर गए तो सेकंड स्टेप पे आए, स्टांस लें। स्टांस लेने की औकात है तुम्हारी?
नहीं है जी सर, मेरी औकात तो नहीं है कि मैं बॉयज़ विल बी बॉयज़ के ऊपर कुछ स्टांस ले सकूं, नहीं है। मतलब क्रॉस कर दिया, दूसरा भी क्रॉस हो गया, ग्राउंड रीजंस क्या दूंगा? कोई ग्राउंड रीज़न नहीं है। जब स्टांस ही नहीं ले पाया तो मैं क्या ग्राउंड रीज़न दूंगा? और अपोजिट व्यू क्या है भाई? जब अपना ही कोई व्यू नहीं है तो अपोजिट का क्या व्यू होगा? तो भाई ये इस फॉलो करके, इस पैटर्न को फॉलो करके यू विल बी एबल टू डिसाइड कि 10 में से आपने कौन सा ऐसे लिखना है। एग्जामिनर पागल नहीं है कि आपको 10 ऐसे दे रहा है और उसमें से एक करने को कह रहा है, वो आपको पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस में कंफ्यूज कर रहा है। आपको इतनी चॉइसेस दी जाएं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लो, लेने से पहले इतना खुश होगे कि यार मैं ये भी देखूंगा वो भी देखूंगा, लेकिन जब आप फाइनली ओपन करते हो एप्लीकेशन, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मैंने क्या देखना है, बिकॉज दैट इज़ द पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। इतना कुछ आपको दे दिया जाता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते। इसलिए आपने देखा है कि नेटफ्लिक्स ने अपने इंटरफेस को चेंज किया है। एक स्क्रीन के ऊपर सिर्फ 3-4 मूवीज़ आपको अब दिखाई जा रही होती हैं, जिनको स्क्रॉल करने से आपको पता चलता है कि आगे कौन सी मूवीज़ पड़ी हुई है। वो आपकी पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस को कम करने के लिए। सो दिस इज़ द क्रिटिकल एनालिसिस स्किल बेबी। ये आपको पता चला कि इस तरह चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि अच्छा ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ। तो ये अपने जो क्रिटिकल एनालिसिस है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, तभी जाके आप इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे, स्टांस ले पाएंगे, ग्राउंड रीजंस दे पाएंगे और अपोजिट व्यू दे पाएंगे। इस पैटर्न को फॉलो करें और उसके बाद आप ये वाली स्लाइड जो है इसमें आके यहाँ पे आपने ऑल दो से शुरू करना है, कॉमा लगा के अपोजिट अपना जो स्टांस है वो देना है और उसके बाद उसके ग्राउंड रीजंस दे के आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर देना है। सो दैट्स इट विद योर थीसिस स्टेटमेंट। मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यार इतनी बेहतरीन वीडियो, इतनी एनिमेशन ग्राफिक्स के साथ आपके सामने मैंने प्रेजेंट की है। अगर अभी भी आपको चीज़ें समझ नहीं आई तो आप नालायक नहीं हैं। खैर है, नहीं आती समझ शुरू में नहीं है, वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देखिएगा, दोबारा अपने पास चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस इज़ द की। अल्लाह हाफिज़ के नीचे मैंने प्रैक्टिस इज़ द की इसलिए लिखा है कि मुझे ये करते वक्त अरसा लगा है तो आपको भी डेफिनेटली लगेगा। जब आप स्टांस लेंगे, इंटरप्रेट करेंगे तो स्टांस नहीं ले पाएंगे, स्टांस लेंगे तो ग्राउंड रीजंस आपके पास नहीं होंगे, ग्राउंड रीजंस ही नहीं है तो अपोजिट व्यू कहाँ से लेके आएंगे? तो फॉर दैट आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अल्लाह पाक ने जब पहली वही नाज़िल की थी तो द वर्ड ऑन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या आया था? इकरा, पढ़िए पढ़िए। पढ़ने से दिल कुशादा होते हैं, जहन कुशादा होते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है जी। इकरा पढ़िए, ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह जी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया और उसके बाद अपने दीन की प्रैक्टिस कह दी कि नबी पाक आप पढ़ चुके हैं, अब मेरे दीन की तबलीग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ताइफ में गए, वहाँ पे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, कितने लेटर्स लिखने पड़े, रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन ही केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो प्रैक्टिस करते रहे और इवेंचुअली क्या हुआ, उनका वो जो दीन है आज आप तक और मुझ तक पहुंचा है। सो इकरा, पहला स्टेप पढ़िए, बार बार पढ़िए, वहाँ से आपका स्टांस डेवलप होगा। जैसे नबी पाक का स्टांस डेवलप हुआ कि अल्लाह ही एक है, उसकी इबादत करनी है। ग्राउंड रीजंस क्या थे कि भाई वहदानियत अल्लाह के साथ जुड़ती है, वो सबका मालिक है, वो चाहे तो दुनिया को वो ऊपर नीचे कर सकता है। पुरानी हिस्ट्री जब उन्होंने पढ़ी उनको पता चला कि भाई कितनी दुनिया गुजरी हुई है और जिसने अल्लाह की नाशुक्री की अल्लाह ने उसको ख़त्म कर दिया। ये ग्राउंड रीजंस थे जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिस की रिलीजन की और वो रिलीजन आप तक मुझ तक पहुंचा। सो ये हमारे दीन का क्रक्स है। ये मैं आपके सामने दीन का क्रक्स रख रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग अ कारी और मौलवी, मैं आपके दीन का क्रक्स रख रहा हूँ कि दीन इकरा से शुरू हुआ था, पढ़ने से शुरू हुआ था। जब तक पढ़ेंगे नहीं, लिख नहीं पाएंगे, लिखेंगे नहीं तो मतलब आप अपना स्टांस नहीं क्लियर कर पाएंगे और दुनिया को नहीं बता पाएंगे कि आपका क्या स्टांस है इस टॉपिक के ऊपर, और स्टांस नहीं ले पाएंगे कि तो आपका एग्जामिनर कभी भी आपको ऐसे क्वालिफाई नहीं करके देगा। आपको नहीं बोलेगा कि तुम्हारा ऐसे क्वालिफाई है, 35 पे फेल करेगा, 39 पे भी फेल करेगा, लेकिन जब तक ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके फेल होने के चांसेस उतने ही कम होते रहेंगे। सो दैट्स इट विद दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ। कोई क्यूरी हो तो नंबर आपको दिया है 0314 23 25 150, इसके ऊपर कांटेक्ट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है, सो दैट दूसरे बंदे ना जो वीडियोज़ ओपन करेंगे उनको पता चलेगा कि यार ये वीडियो मतलब इंफॉर्मेटिव थी कि नहीं थी। तो आप दूसरों के लिए ये कर सकते हैं कि भाई उनके लिए, उनकी राह हमवार करने के लिए वीडियो को शेयर करें, कमेंट कीजिएगा, जिससे पता चले लोगों को कि यार वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी। मैं भी इसके ऊपर अपने 35-40 मिनट जितने भी हैं मैं इसके ऊपर लगाऊं। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आप बने रहे, अल्लाह हाफिज़।